हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, डॉक्टर राजदेव सर के द्वारा आप लोगों को रोज़ 10 बजे लाइव वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो आज का ये जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड है, जो आपको प्रोवाइड की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास होगा आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों से एक निवेदन है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करेंगे, अन्य ग्रुपों में जो आपका एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे। इसके आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ साइंस के, उसके साथ साथ में ज्योग्राफी के, पॉलिटी के और हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी लोग, जितने भी लोग हमें देखेंगे वो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और अगर वो इस बार किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वनडे एग्जाम होता है प्रवेश के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं, तो वो इसका नोट जरूर बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फैदम का प्रयोग किया जाता है। फैदम एक प्रकार का यंत्र है। फैदम एक प्रकार का यंत्र है जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। इसके अलावा आपका दिया है वायु की दिशा मापने के लिए। वायु की दिशा मापने के लिए हम विंड वेन का क्या करते हैं? विंड वेन के द्वारा वायु की दिशा मापते हैं। वायु की गति को हम लोग मापते हैं एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापते हैं। सूर्य का विकिरण मापने के लिए हम लोग पायरेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फैदम का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है सिस्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? अगर देखा जाए तो पर्वत का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। ओरोलॉजी में हम क्या करते हैं? पर्वत का अध्ययन करते हैं। ठीक है। सेलिनोलॉजी में पृथ्वी के कंपन का अध्ययन हम लोग, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं जनरली, है ना, भूकंप कहा जाता है, भूकंप। तो ये आप याद रखेंगे। सिस्मोलॉजी में हम करते हैं पृथ्वी के कंपन का अध्ययन या फिर भूकंप का अध्ययन, तो क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की संरचना का अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सेलिनोलॉजी, है ना, सेलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट है? कीट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए जो स्टारफिश है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का है। इकाइनोडर्मेटा का जंतु है, इकाइनोडर्मेटा। जेलीफिश जो है सिलेंट्रेटा का है, सिलेंट्रेटा। उसके बाद कैटलफिश आपका आर्थ्रोपोडा का है, आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद ये जो सिल्वर फिश है, कैटलफिश आपका, कैटलफिश और डेविलफिश, इसको थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन करना है। बिल्कुल, जो ये कैटलफिश और डेविलफिश होता है भैया, कैटलफिश और डेविलफिश किसका है? ये आप याद रखेंगे, मोलस्का का है ना, मोलस्का का है। और एक सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का है, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं जनरली क्या होते हैं? कीट होते हैं। तो यही क्या हो जाएगा? सिल्वर फिश आपका आंसर से हो जाएगा। सिल्वर फिश जिसको हम लोग रजत मीन कहते हैं, तो ये क्या है? आपका एक कीट है। ये ऐसा कीट है जिसमें पंख नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो तीनों है, ये सब असत्य मछलियां हैं, असत्य मछली। ठीक है भैया, ये सब असत्य मछलियां हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पीशीज प्लांटेरम के लेखक कौन है? ध्यान देना, बेंथम और हुकर नाम आप लोग सुने होंगे। बेंथम और हुकर, है ना भैया। बेंथम और हुकर की अगर हम लोग बात करें तो बेंथम और हुकर जो है किसकी कौन सी पुस्तक लिखे थे? जेनेरा प्लांटेरम, है ना, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेंथम और हुकर। थियोफ्रस्टस की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने लिखा था, थियोफ्रस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम, है ना, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके अलावा लीनियस की अगर हम लोग बात करें तो लीनियस ने लिखा था
लिनियस की एक पुस्तक है, ये आपका स्पीसीज प्लांटेरम, तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस। इसके अलावा लिनियस ने लिखा है सिस्टेमा नेचुरी, है ना, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लिनियस है। डार्विन आप लोगों को मालूम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक है वो कौन है? आपके स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कौन है? वो है डार्विन लिखे हुए। तो ये किताब आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरली आप लोगों से पूछ ले आते हैं। अगला, निम्न से कौन सी किरणें रेडियो एक्टिव तत्व उत्सर्जित नहीं करती हैं? मतलब निम्नलिखित में से रेडियो एक्टिव तत्व उत्सर्जित नहीं करते हैं। कुछ तत्व होते हैं जिनको हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व हम उनको कहते हैं जो अल्फा, बीटा और गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार आप लोगों को मालूम है कि एक्स किरणों को उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो बीटा होता है, बीटा पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इधर प्लस किरणें आती हैं। अल्फा जो है वो क्या होता है? अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो गामा है, गामा पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व उत्सर्जित नहीं करता? तो एक्स किरणें उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थायराइड कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी तत्व है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो कोबाल्ट 60 है, ये ब्लड कैंसर के लिए है ना। कोबाल्ट 60 किसके लिए है? ब्लड कैंसर के लिए। तो ये आप याद रखेंगे, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया था ब्लड कैंसर के लिए। होलेनियम का प्रयोग हम लोग करते हैं, एक तो देखिए यहाँ पर है, ये होलेनियम का प्रयोग करते हैं गठिया जो बीमारी होती है उसकी जांच के लिए करते हैं। किसकी? गठिया जो बीमारी होती है, गठिया जोड़ों के दर्द, है ना। उसके अलावा जिनान की बात करें तो जिनान में हम क्या करते हैं, जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा में वायु का प्रवाह, वायु की प्रवाह का अध्ययन जो है वो जिनान कहलाता है। फेफड़े में वायु के प्रवाह का जो अध्ययन है उसको हमको क्या कहते हैं? जिनान कहते हैं। ये है थायराइड, क्योंकि थायराइड जानते हैं, थायराइड में अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड जो है में ग्वाइटर नामक बीमारी होती है, जिसको हम लोग घेघा रोग कहते हैं। तो वो आयोडीन की कमी से होती है। इस थायराइड कैंसर के उपचार के लिए हम आयोडीन 131, आयोडीन 131 का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसलिए आपको चारों का आंसर मिल गया, ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्योंकि क्वेश्चन पूछा आता है कि नहीं है और आप लोग क्या पढ़ लेते हैं है, तो इसलिए गलती हो जाती है। तो देखिए इसमें लिखा है अमोनियम सल्फेट। एक तो आप लोगों को ये मालूम है अमोनियम सल्फेट में भैया 20.6% के आसपास क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। 20.6% के आसपास या 21% के आसपास नाइट्रोजन होती है और लगभग 24% जो है सल्फर होती है ना। ये आप याद रखेंगे अमोनियम सल्फेट में। तो यहाँ पर देखिए, तो ये पौधों को नाइट्रोजन देगा, बिल्कुल सही है। ये गंधक देगा, गंधक मतलब सल्फर, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि पौधों को नाइट्रोजन एवं सल्फर देगा, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा गलत है? ये कार्बनिक उर्वरक है। तो जो ये है अमोनियम सल्फेट कार्बनिक उर्वरक नहीं है, बल्कि ये रासायनिक है। ये कैसा उर्वरक है? रासायनिक, ये रासायनिक उर्वरक है। ठीक है भैया, तो इसको आप याद रखेंगे। कार्बनिक उर्वरक दो ही होते हैं, कार्बनिक उर्वरक दो है, यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड क्या है? कार्बनिक उर्वरक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन आप लोगों को मालूम है सफेद क्रांति, है ना, सफेद क्रांति से संबंधित है। इन्होंने सफेद क्रांति दिया था। डॉक्टर स्वामीनाथन जो है, एम एस स्वामीनाथन जी जो है भारत में है ना, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा इनको एवरग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ, है ना, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दुर्गेश पटेल जो है ये पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित है, प्राण प्रोडक्शन। उसके बाद बिंदेश्वर प्रसाद सिंह, इसका आंसर सही हो जाएगा। पीली क्रांति से संबंधित है बिंदेश्वर प्रसाद सिंह। पीली क्रांति का संबंध है क्या है? किसके उत्पादन से भैया? तिल वाली फसलों के उत्पादन से। जो तिलहनी वाली फसलें होती हैं उनका जब उत्पादन करते हैं तो वो पीली क्रांति के अंतर्गत आती है।
तो ये आप याद रखेंगे। इनके सबके आपको ये भी याद रखेंगे किसने क्या दिया हुआ है। इसके अलावा नीतीश कुमार है जो कि रेनबो रेवोल्यूशन दिए हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, दिए गए किस संस्थानों में कौन सा संस्थान यूपी में है ना भैया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों को मालूम है झांसी में है। तो झांसी कहाँ है भैया आपके, झांसी आपके यूपी में ही है। उसके बाद IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली में है ना, इज्जत नगर बरेली, तो ये भी यूपी में है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये आपके वाराणसी में है, वाराणसी, ठीक है, तो ये भी यूपी में है। तो ये तीनों यूपी में हो गया है ना, उत्तर प्रदेश में हो गया। और ये जो भैया इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉयल साइंस ये MP में है ना, ये है MP में, MP मतलब मध्य प्रदेश में है, ठीक है, भोपाल में। कहाँ पे है, भोपाल मध्य प्रदेश। तो ये आप याद रखेंगे, भोपाल मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि IISR की स्थापना, IISS की स्थापना कब हुई थी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम आपको बताते हैं कि हम लोग जल्दी ही ऑनलाइन मोड पर आने वाले हैं। हमारी जो संस्था है ऑफलाइन मोड पर काम कर रही है, और जो बच्चे इस बार 4th ईयर में है ना, BSc 4th ईयर में है, वो ध्यान दें थोड़ा सा, उनके लिए क्रैश कोर्स प्रारंभ किया गया है। और उस क्रैश कोर्स की जानकारी के लिए आपको अगर जानकारी लेना है तो जो संस्था का व्हाट्सएप नंबर है 9415252572, 9415252572, इस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स उन सभी के लिए है जो इस बार BSc 4th ईयर में है और जो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो एक बार अपना करियर बनाने का मौका जरूर दें। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मृदा पाई जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो ये बुंदेलखंड जो रीजन है वहाँ पे कुछ मात्रा में कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है। तो ये देखते हैं, ये आपके आगरा में क्या पाई जाती है, अरावली मृदा पाई जाती है, अरावली है ना, अरावली मृदा पाई जाती है आपके आगरा में। बहराइच में तराई सॉइल पाई जाती है, तराई सॉइल का एक बेल्ट है, आप लोग जानते होंगे, उसी में बहराइच में भी आ जाती है। मिर्जापुर में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जालौर में मार सॉइल पाई जाती है, मार मृदा पाई जाती है। और ये जो मार मृदा है एक काली मिट्टी का एक प्रकार है। मार मृदा क्या है, काली मिट्टी का एक प्रकार है ना, ये आप याद रखेंगे। तो ये जालौन में जो है मार मिट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं काली मिट्टी, ठीक है। और ये आप याद रखेंगे, आगरा में अरावली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मात्रा में अरावली मृदा पाई जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो समिट जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जैव विविधता का सर्वेक्षण करना ये भी था, संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना ये था। अगला है जनसंख्या नियंत्रण, ये भी था। उसके बाद है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, ये नहीं था। एक्चुअली इसके लिए मॉन्ट्रियल कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था, कनाडा में है ना, कनाडा में किया गया था। इसके लिए उसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, बाद में भी देखते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी है ये नहीं है, तो इसलिए जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी। ये इसका सही आंसर आप लोग लगा लेंगे, ये इसको हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था। 1972 में हम अगर देखें तो 1972 में आप लोगों को मालूम है क्या बना था, जीव संरक्षण है ना, जीव जंगली जीव थे संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम मतलब वाइल्ड आया था, मतलब जंगली जीव, ठीक है, जंगली। उसके बाद 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था। 2002 में जैव विविधता अधिनियम, ठीक है। 2005 में क्या था, 2005 में ये हो गया आपका 1972 में जीव संरक्षण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण
संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और ये था डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, एक्ट जो है 2005 में आया था। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब अधिकार किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1453 में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो 1494 में, तो ये आप याद रखेंगे 1494 में किसने 1494 में कोलंबस ने, है ना, कोलंबस जो कि कहाँ का निवासी था? स्पेन का इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, है ना, अमेरिका की खोज की थी। और आपको मालूम है 1498 में, है ना, 1498 में वास्को डिगामा जो है ये खोज किए थे भारत की, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे, है ना, कहते थे। तो इसका आंसर भैया हो जाएगा, इसका आंसर है पुर्तगाली जो है अपने आप को क्या कहते थे? सागर का स्वामी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे साहिब बेखबर कहा जाता था? ये आप लोगों को मालूम है, साहिब बेखबर किसको कहा जाता है? मुअज्जम को कहा जाता है। और मुअज्जम को क्या कहा जाता था? शाह आलम प्रथम। इनका और नाम क्या है? शाह आलम प्रथम कहा जाता है, या इनको बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है ना, बहादुर शाह प्रथम भी इनका नाम था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इन्हें साहिब बेखबर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक था कमल और रोटी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है? वो है कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये आप याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने किया था। इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक, ठीक है। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो। एनी बेसेंट आपको मालूम है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1875 में ये जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 में इन्होंने क्या किया? 1828 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। अगला है, वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? आपको मालूम है लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो कुल कितनी है? 552 है, जिसमें से 545 वर्तमान में है। उसमें से जो है 20 सदस्य जो है कहाँ से चुने जाते हैं? जो केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ से चुने जाते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। और वर्तमान में क्या है कि ये जो है सदस्यों जो मनोनीत करते थे, पहले 2 करते थे, लेकिन वर्तमान में क्या है कि अब राष्ट्रपति जो है लोकसभा में किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है। लोगों के विचार में मन में रहता है कि 2 होगा, लेकिन 2 नहीं है। अब क्या हो गया? वो हट गया है, अब क्या है? 0 है। अगला क्वेश्चन है, कैग के संबंध में गलत कथन क्या है? यह अनुच्छेद 148 में है, तो ये सही है। नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा होता है, तो ये भी सही है। अगला है सी ऑप्शन है, कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष में जो पहले हो, इसको बाद में देखते हैं उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर है कार्यकाल इसका कितना होता है? यही गलत है, इसमें गलत कथन पूछा गया है। और गलत कथन के रूप में अगर देखें तो इनका जो कार्यकाल होता है कैग का, वो कितना होता है? कार्यकाल 6 माह का होता है, 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष। इनमें से जो पहले होगा वो होगा, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो गलत है, ठीक है। और ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात है? तो आप लोगों को मालूम है राष्ट्रीय आपात,
राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात किसमें है? अनुच्छेद 360 में। और 368 में क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 360। अभी तक जो है वित्तीय आपात एक भी बार भारत में नहीं लगा है, ठीक है। अगला है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो देखिए भाई 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, ये है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन भी कहा जाता है। ये 1976 में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन ये जो है हुआ था आपका 1992 में। और 2002 में कौन सा हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे कौन सा कब हुआ था? 1976वां 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें जो है संपत्ति जो अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में रखा गया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और 42वें संविधान संशोधन में आप लोगों को मालूम है जो मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे 1976 में। और पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उसके बाद 1986 में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया। तो इस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है संविधान में कितने हैं? 11 है, ठीक है। ये सब नोट कर लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है किसने संविधान को परिचय पत्र कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा N.A. पालकीवाला ने कहा था। K.M. मुंशी ने क्या कहा था भैया? जन्म कुंडली कहा था। इन्होंने क्या कहा था? जन्म कुंडली, ठीक है ना भैया। इन्होंने जन्म कुंडली कहा था। अगर हम अय्यर की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था? संविधान जो संविधान है, उन्होंने अय्यर ने इसको क्या कहा था? इन्होंने कहा था दूरगामी दस्तावेज। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? पवित्र दस्तावेज इन्होंने कहा था, दस्तावेज। तो ये आप याद रखेंगे, जनरली ये पूछ लिया जाता है। तो ये सबका आपको मालूम हो गया। तो किसने परिचय पत्र कहा था ये पूछा आता है? पालकीवाला ने कहा था। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत को कितने पारिस्थितिक जोनों में बांटा गया है? अगर हम देखें जो 9 है भैया, 9 उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्तर प्रदेश को कुल 9 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये इसका जो भारत के बाद 9 एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है। उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद अगर हम 20 की बात करें तो भारत को कुल पारिस्थितिक जोन जो है इकोलॉजिकल जोन, तो ये आंसर हो जाएगा आपका इकोलॉजिकल जोन। कितने हैं भारत में? पहले 21 थे, अब 20 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद अलावा भारत में 15 क्या है? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? वो है 15। और नार्प के अनुसार है ना, किसके अनुसार? नार्प, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, नार्प के अनुसार इसकी संख्या कितनी है? 127 है, ठीक है। किसकी? एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, भारत में। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश आप लोगों को मालूम है लखीमपुर खीरी में है। हजारीबाग बहुत पूछा जाता है। हजारीबाग कहाँ पर है? हजारीबाग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? आपके झारखंड में है, ठीक है। असम में तो बहुत सारे हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क असम में 5 है, ठीक है, कुल मिला के इस समय वर्तमान में। बात यह है कि आप लोगों को अगले क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को मालूम है कि जो संस्था है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर आ चुकी है। जो भी छात्र जो BSc 4th ईयर में है और इस बार फाइनल एग्जाम दे रहे हैं और उनको क्या है, उनको इस बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो एक बार जरूर हमें मौका दें। और अगर आपको ये जो क्रैश कोर्स है ना, जो क्रैश कोर्स प्रारंभ किया गया है, एक तो कोर्स हमारा चल रहा है, एक क्रैश कोर्स जल्द ही आपको मिलेगा। तो उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस क्रैश कोर्स में, ठीक है, इस क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इससे संबंधित जानकारी के लिए आप जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो कौन सा है? 94 15 25 25 72 पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम है 757 लगभग 757 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है।
686-87 मिलियन टन का किसका होता है, धान का उत्पादन होता है विश्व में। ठीक है ना, विश्व की बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद अगर हम लोग करें कि मक्के का 1115 है ना मिलियन टन वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है, तो जौ का तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें तीनों में अगर देखा जाए तो मक्के का सबसे ज़्यादा होता है, मक्के की उत्पादकता भी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा आज का ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो समाप्त होता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अंत में एक बार हम फिर से बताते हैं, जिन लोगों ने हमें देखा है उनको हमारी तरफ से धन्यवाद। सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपी कैडेट, BHU या ICR किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या कृषि से संबंधित जो भी कंपटीशन होते हैं उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप, तो वो आप जो हमारे संस्था का व्हाट्सएप नंबर है 9415 25 25 72, इस पर संपर्क करके आप उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको मेरी तरफ से और संस्था की तरफ से जय हिंद।